अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और अब आसिम मुनीर। एक चीज है जहां भारत देश पाकिस्तान के साथ कभी बराबरी नहीं कर सकता है और वो है हमारे पड़ोसी मुल्क की मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इतना लंबा चौड़ा इतिहास। इस हफ्ते दिल्ली में आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद उसी केस के छानबीन के दौरान श्रीनगर में हुआ धमाका। यह सबसे बड़ी खबर रही, हमारी भी निगाहें इस खबर पर ही हैं, बनी भी रहेंगी। लेकिन एक धमाका पाकिस्तान में भी हुआ और मैं इस्लामाबाद कार ब्लास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसा एक धमाका जिसे पाकिस्तान की बची कुची डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ने वाले हैं। अब पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक सबक बन रहा है पाकिस्तान की कैसे बिना खून खराबा, कैसे बिना मिलिट्री टेक ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से संसद की रजामंदी के साथ डेमोक्रेसी का गला घोटा जा सकता है, डिक्टेटरशिप बनाया जा सकता है। दरअसल बीते हफ्ते पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जिससे जुडिशरी, खासतौर पर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उसके पावर और उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया गया है। यही नहीं, इस अमेंडमेंट के साथ अब वहां की मिलिट्री, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब ज्यादा और भी पावरफुल हो जाएंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल जैसे ऑफिशियल्स को लाइफ टाइम क्रिमिनल एंड सिविल इम्यूनिटी देने के लिए प्रावधान बना दिए गए हैं। इस अमेंडमेंट से पाकिस्तान पॉलिटिक्स में अब भूचाल सा आ गया है। देश के टॉप जजेस इंक्लूडिंग नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया है। इसके बाद पूरे देश में ऑपोजिशन मास प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है, तो सिचुएशन अभी और बिगड़ सकता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक रिवाज है, बीते 75 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि सरकार कोई डेमोक्रेटिकली बनी होगी और उसने अपना कार्यकाल शांतिपूर्वक पूरा किया हो। या तो वहां की मिलिट्री डायरेक्टली आपको हटा देगी या इनडायरेक्टली आपको पीछे से कंट्रोल करेगी। लेकिन इसके बाद भी वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में इतना बड़ा डेंट शायद पहले कभी नहीं देखा गया हो, इतना ओपन हत्या ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा गया हो। आज पाकिस्तान मिलिट्री यह साफ कर चुकी है कि अब वो फिर से एक बार पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंफ्लुएंस चाहती है, पर्दे के पीछे से नहीं, सामने से सिविलियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन इस बार नो कू, नो खून खराबा, नो गन पावर, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर। वैसे में भी पाकिस्तान की सरकार एक कठपुतली की तरह आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पर ही नाच रही थी। शहबाज शरीफ के साथ आप देखोगे हर बार आर्मी चीफ आसिम मुनीर आपको नजर आएंगे वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिलाते हुए। अब इस नए अमेंडमेंट के साथ वो अपने आप को जुडिशियल स्क्रूटनी, फ्यूचर लीगल प्रॉब्लम से भी बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद इस बात में अब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अब ऑफिशियली जेन्युइन एक पीपल्स डेमोक्रेसी का नामो निशान खत्म हो रहा है और वहां एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री रूल ही चल रहा है। इस बार पाकिस्तान का मिलिट्री टेक ओवर पहले की तरह सडन नहीं है, विजिबल नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक और सस्टेन्ड होने वाला है। इस लेटेस्ट कू के बाद आसिम मुनीर भले ही फॉर्मली पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ना बन जाएं, जैसा कि मुशर्रफ बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए अनलिमिटेड पावर और जीरो अकाउंटेबिलिटी का परफेक्ट सिस्टम तैयार कर लिया है। वहां की सरकार तो मिलिट्री को पहले से ही कुछ नहीं कह पाती थी, अब कोर्ट्स को भी इतना कमजोर कर दिया है कि वो कुछ बोलने लायक ना रहे। ये तोहफा हमने खुद को दिया। देशभक्त के आज के एपिसोड में पाकिस्तान के लेटेस्ट मिलिट्री टेकओवर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों दुनिया के दूसरे डिक्टेटर्स पाकिस्तान को कॉपी करने की फिराक में बैठे हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्या है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्यों इससे पाकिस्तान का वर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहा जा रहा है, क्या सच में पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक लाइफलाइन बन के आया था जब उनकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम लो पर थी, भारत देश पर, उसके पड़ोस में चल रहे इस क्राइसिस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कूप को कैसे रोका जाए। जैसे डेमोक्रेसी दिखने में तो फल फूल रही हो, लेकिन अब जैसे पाकिस्तान में हम देखेंगे डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल मुनीर के इशारों पर चलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू प्रोटीन एक्स, हमारे आज के एपिसोड पार्टनर्स। हम सब ने आजकल फास्ट पेस लाइफ के चलते हेल्दी हैबिट्स को तो अपनाना छोड़ दिया है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी प्रदूषण की, कभी घर पर कोई इशू हो गया, प्रॉपर रेस्ट टू बॉडी एंड माइंड तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में अगर घर का खाना भी एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन और फाइबर को फुलफिल ना कर पाए, तो आप अपने शुगर लेवल्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। शायद इसी वजह से हम आज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटिक हैं हमारे देश में। हमारी ब्रेकफास्ट रूटीन तो ऑलरेडी खराब है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम तो बस ऑफिस टाइम पर पहुंचने के लिए भाग रहे होते हैं। मॉर्निंग स्पाइक्स को कंट्रोल करना डायबिटीज केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसी की वजह से डायबिटिक्स दिन भर थकान में रहते हैं। ऐसे में जरूरत है एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट की, जो कि प्रोटीन एंड फाइबर रिच हो। इसमें आपकी हेल्प करता है प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर। ये क्लिनिकली प्रूवन है, एक पोर्शन कंट्रोल्ड ब्रेकफास्ट के साथ थोड़े गर्म दूध में 1 स्कूप प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर लेने से ब्लड शुगर लेवल्स 59% तक कम हो जाता है। और ये आप बात कैसे कंफर्म कर सकते हो, पता कैसे चलेगा आपको? उसके लिए प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर दे रहा है आपको एक बीटो कर्व ग्लूकोमीटर एब्सोल्युटली फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड, अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर यहां से परचेज करते हो। इससे आप कहीं भी कभी भी अपनी शुगर इजीली ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर चेकआउट करिए और दिन की शुरुआत प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर के साथ स्मार्टली कीजिए। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इस हफ्ते पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखने को मिला। प्रोटेस्ट और ऑपोजिशन के बॉयकॉट के बीच में 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित
कर दिया गया और इस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर भी लग चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेंशंस अब बढ़ रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं। पहले इस अमेंडमेंट को देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि डेमोक्रेसी का गला कैसे घोटा जा रहा है वाया एन अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में सबसे कंट्रोवर्शियल जो चेंज है वो आर्टिकल 243 में है। आर्टिकल 243 सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के रिश्तों को डिफाइन करता है। अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में एक नया पोस्ट बनेगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो हमेशा ही आर्मी चीफ ही होगा। अब 1947 से पाकिस्तान में मिलिट्री, स्पेशली आर्मी, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन रहा है। अब 4 कू और दशकों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल के बाद अब आर्मी अपने आप को पावर में और भी डीपली कंसोलिडेट कर रहा है। आर्मी चीफ को पहले से ही देश का सबसे पावरफुल पोजीशन मिला हुआ था। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसी आर्मी चीफ और खास तौर पर आसिम मुनीर और आने वाले 5 स्टार ऑफिसर्स को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दिया जाएगा। उनके रैंक, उनके प्रिविलेजेस, उनके यूनिफॉर्म तक को भी आजीवन प्रोटेक्शन मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलेगी। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टिंग आर्टिकल 248 यह कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पर उनके टेन्योर के दौरान, जब वो ऑफिस में है, तब क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, लेकिन टेन्योर खत्म होने के बाद उनकी इम्यूनिटी नहीं रहती है। मिलिट्री जनरल्स के पास तो यह इम्यूनिटी भी नहीं होती है, जब वो ऑफिस में है तब भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है अगर उन्होंने काम गलत किया हो। फील्ड मार्शल का रैंक, याद रखिए, पहले से ही एक ऑनरिफिक रैंक था कि हमने इज्जत से आपको फील्ड मार्शल कहा है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इन सारे टॉप ऑफिशियल्स को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी जा रही है। मतलब इन पर कभी भी, इनकी जिंदगी भर में भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, चाहे इन्होंने पावर में रहते हुए जितना भी घपला, जितना भी करप्शन, जितना भी खून खराबा किया हो। ऑन टॉप ऑफ इट, अब फील्ड मार्शल की पोस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड बना दी गई है। वैसे भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ पर कौन ही सवाल उठा सकता है, कौन ही उंगली उठा सकता है, उसे कौन ही हटा सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि एक 5 स्टार ऑफिसर को हटाने के लिए 2/3 पार्लियामेंट्री मेजोरिटी चाहिए। अब ये कितनी बड़ी बात है, ये आप समझिए कि अगर आपको प्रधानमंत्री को भी हटाना है तो पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको मिलिट्री अफसर, हाई रैंकिंग हटाना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो लाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब देखकर पाकिस्तान के लोग और सिविल सोसाइटी कह रही है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। इस अमेंडमेंट से एक और पोस्ट भी बनाया जा रहा है, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो न्यूक्लियर कमांड को लीड करेगा। यहां पर भी अब कंट्रोल सिविलियन गवर्नमेंट से छीनकर इस पोस्ट का कंट्रोल भी आर्मी को दिया जा रहा है। फाइनली इस अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है पाकिस्तान के जुडिशरी को, और यह समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से पाकिस्तान के करप्ट और इनएफिशिएंट लीडरशिप को लाइन पर लाने वाला इकलौता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करता था, जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता था। अब पाकिस्तान में एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या एफसीसी बनाया जाएगा। इस कोर्ट का अपना एक अलग चीफ जस्टिस होगा, जिसे सरकार सिलेक्ट करेगी और अपॉइंट करेगी। इस कोर्ट का काम होगा फेडरल प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैंडल करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिसाइड करना, फंडामेंटल राइट्स के केसेस को देखना। यह सारा काम अभी तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही किया करती थी, जो कि किसी भी देश की डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से यह सारे पावर छीनकर सुप्रीम कोर्ट को महज एक सिविल और क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट बना के रख दिया है। माने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पूरी तरीके से छीन ली गई है। इतना ही नहीं, यह अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को पावर देती है कि वो जुडिशियल कमीशन की रिकमेंडेशन पर किसी जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर कर दे, चाहे जज की मर्जी हो, रजामंदी हो या नहीं। ये वाला कुछ सुना हुआ लग रहा है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस आ रहे हैं, जिससे नॉर्मल सिविल और क्रिमिनल केसेस डिले हो रहे हैं, इसीलिए एफसीसी जरूरी है, जिसका जज वही चुनेंगे। गवर्नमेंट का यह भी आर्गुमेंट है कि आर्टिकल 243 के रिफॉर्म के बाद फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के आम लोगों को भी समझ में आ चुका है कि यह अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ है आर्मी के पावर को फॉर्मलाइज करना। लेकिन इस सब के बीच में कोर्ट्स को क्यों तोड़ा गया है इस तरीके से, मुझे क्यों तोड़ा, इस पर भी आते हैं एक सेकंड में, डिटेल में समझते हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को अपने पावर्स को इस तरीके से फॉर्मलाइज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। उनके पास तो वैसे में भी पावर और रिस्पेक्ट होता था, तो ये सब पैतड़े क्यों अपनाने पड़े। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। हर बार अपने टर्म खत्म होने से पहले या तो प्राइम मिनिस्टर को कोई मिलिट्री लीडर खुद रिप्लेस कर देता, या फिर मिलिट्री बिहाइंड द सीन्स काम करती, उसे सत्ता से बाहर कर देती। दशकों से पाकिस्तान में यही चलता आया है। लेकिन मई 2023 में पाकिस्तान के लोगों ने कहा, बस अब और नहीं, बहुत हो चुका। 9 मई 2023 को वो दिन था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लीडर इमरान खान के अरेस्ट के बाद पूरा पाकिस्तान सेना के खिलाफ विरोध में खड़ा हो गया। हजारों की भीड़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के घरों पर टूट पड़े। हर तरफ आगजनी, प्रोटेस्ट और गुस्सा दिखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो अब लोग पाकिस्तान में आर्मी को कभी भी वापस अपना ऐंठ जमाने नहीं देंगे। पाकिस्तान का ऑल पावरफुल मिलिट्री के सामने इतना बड़ा अथॉरिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस अपने इतिहास में कभी नहीं आया था। इमरान खान और उनके सपोर्टर्स ने जो किया, उससे आर्मी की दशकों की मेहनत
और उनका जो केयरफुल लेड आउट प्लान था सब पानी का पानी हो गया। अब बारी थी अपनी लॉस्ट अथॉरिटी को रिक्लेम करने का या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाने का। इस अथॉरिटी को रिक्लेम करने के लिए आर्मी फिलहाल 4 मेन डायमेंशंस पर काम कर रही है, पॉलिटिकल, लीगल, सेंटिमेंटल और डिप्लोमेटिक। बहुत डीप खेल खेला जा रहा है अभी पाकिस्तान में। पॉलिटिकल फ्रंट पर वो ये काम दंगों के दूसरे दिन ही उन्होंने शुरू कर दिया। 2 दिन के आगजनी और इस तमाशे के बाद आर्मी ने प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन ऐसा किया, इमरान खान को ऐसा जेल में डाला कि आज तक वो जेल में ही सड़ रहा है। राइट्स के बाद उनकी पार्टी के सारे टॉप लीडर्स को रातों रात हिरासत में ले लिया गया। उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि भैया या तो तुम इमरान खान का साथ छोड़ो, पार्टी छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई होगी। जो फिर भी नहीं टूटे या कोर्ट्स के रास्ते बाहर आ गए, उन्होंने पुलिस ने फिर से बार बार अरेस्ट कर लिया। तब तक प्रेशर बनाते रहे जब तक वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स या देश ही ना छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये एडिटर ये वाला फॉर्मूला भी कहीं सुना हुआ लग रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान पर भी लीगल केसेस की बारिश होने लगी। कभी करप्शन, कभी तोशखाना, कभी टेरर चार्जेस। ये सारे केसेस एक तरफ उन्हें जेल में रख रहे थे फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, बैक टू बैक कन्विक्शंस उनकी पॉलिटिकल स्पेस में वापसी की उम्मीद भी कम कर रहे थे। लेकिन देर तो हो चुकी थी। लीगल केसेस हो ना हो, कन्विक्शन हो ना हो, लीडरशिप में एब्सेंस ही हो सही, लेकिन पाकिस्तान की जनता यह समझ चुकी थी, आर्मी का गेम देख चुकी थी और वो चाहती थी कि किसी ना किसी जरिए क्रैकडाउन हो या ना हो, भैया ये आर्मी के इंफ्लुएंस को हमारे देश में कम करना होगा। इसी बीच 2024 इलेक्शंस भी आन पड़े। अगर पीटीआई जीत जाए तो फिर आर्मी की हालत और भी खराब हो जाएंगी। इसीलिए आर्मी ने वही किया जो दुनिया का कोई भी डेस्परेट ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन करता। झूठे केसेस का हवाला देकर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 2024 इलेक्शन से बाहर कर दिया। अब पीटीआई अपने पॉलिटिकल सिंबल से चुनाव नहीं लड़ सकता है। पीटीआई के लीडर्स को इंडिपेंडेंट्स की तरह चुनाव लड़ना पड़ा। इतनी ओपन तरीके से धांधली हुई पाकिस्तान में। और थैंक्स टू पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री जो फ्रेमवर्क है, पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक बनने के बाद भी, चुनने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए। गजब की फकीरी चल रही थी। शहबाज शरीफ की आर्मी बैक्ड पपेट सरकार सत्ता में आती है और पीटीआई इंडिपेंडेंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि नंबर्स तो उनके पास है, सरकार तो उनकी बननी चाहिए। फाइनली ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। वहां जस्टिस शाह और जस्टिस अतहर के बेंच ने पीटीआई को एक राहत दी। एक और बड़ी बेंच बनाकर पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की गई, जहां एक पार्टी चुनाव जीत चुकी है लेकिन उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। फाइनली एक फुल कोर्ट ने 8:5 की मेजॉरिटी से वो बात कह दी जो सबको पहले से ही पता थी कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हक बनता है। कोर्ट ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी गलत काम करेगी तो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में जुडिशियल इंटरवेंशन करना जरूरी हो जाता है ताकि इलेक्टोरल जस्टिस हो, देश में डेमोक्रेसी बरकरार रहे। एडिटर ये वाली भी बात कहीं सुनी सुनाई लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े ऑर्डर आने के बाद भी पाकिस्तान के डीप स्टेट ने लूपहोल्स ढूंढ लिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इग्नोर कर दिया और पीटीआई को पावर में नहीं आने दिया। लोगों के विल, उनके वोट को पूरी तरीके से कुचला गया। इलेक्शन को चोरी कर ली गई बाय द आर्मी। भले ही जुडिशरी की बात ना चली हो, लेकिन एटलीस्ट उस दौर में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया को एक चीज दिखा दिया कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से काम करना चाहिए, सिस्टम से लोहा लेना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूरा करना चाहिए, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। इसीलिए अब वो पाकिस्तानी डीप स्टेट का अगला निशाना भी बनती है। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट को भी बख्शा नहीं जाएगा। जुडिशरी पावर्स को कम करने के लिए सबसे पहला कदम आया 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 2024 के एंड में आए इस अमेंडमेंट से उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को और कम करना। इस अमेंडमेंट से चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का जो पावर है एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमिटी को दिया गया। सीनियरिटी प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो पावर्स को भी कट डाउन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे एक केस अपने पास नहीं ले सकता है। और जुडिशियल कमीशन में भी लेजिस्लेटिव और सरकार की दखलंदाजी बढ़ाने का इंतजाम कर दिया गया। ये सभी मेजर्स इनडायरेक्टली जस्टिस शाह और जस्टिस मिनाला जैसे इंडिपेंडेंट जजेस पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया था, जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते थे। अब ये लेटेस्ट 27th अमेंडमेंट भी इसी डायरेक्शन में और आगे जाता है। फाइनल नेल इन दी कॉफिन कहा जा रहा है। यहां से आर्मी ने मच नीडेड लीगल अथॉरिटी भी क्लेम कर लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी पाकिस्तान के लोग तो खफा थे आर्मी से। वो तो आर्मी का गेम समझ चुके थे, वो तो आर्मी के पावर्स को कम करना चाहते थे। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने वो फॉर्मूला अपनाया जो दुनिया के कई भागों में काफी कामयाब है, अस वर्सेस देम, खतरे की राजनीति।
मार्च में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो जाता है, शायद आपको याद होगा, नहीं है तो यह एपिसोड देख लीजिएगा। इस डेयरिंग अटैक में बलोच लिबरेशन आर्मी ने 300 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बंदी बना लिया था। 30 घंटे का एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। 30 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तानी आर्मी बाकी पैसेंजर्स को सही सलामत छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। इस दिल दहला देने वाले अटैक और आर्मी के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद आर्मी अपनी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी थोड़ा बहुत क्लेम करने में सक्सेसफुल हो जाती है। आर्मी चीफ मुनीर बार बार कहने लगते हैं पाकिस्तान के लिए वो जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो डटकर मुकाबला करेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक और उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर को आपदा में एक अवसर मिल जाता है। 7 से 10 मई तक चले इस इंटेंस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, बॉर्डर शेलिंग और एयर स्कर्मिशेस हमें दिखने को मिले। हमारे फोर्सेस ने पाकिस्तान के कई इलाकों में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करके उनके बेसिस पर हमला किया। उन्होंने चाइनीज हार्डवेयर और सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से हमारे एयरफोर्स पर हमला किया। फाइनली जब सीजफायर हुआ तो पाकिस्तान इसका पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने में कामयाब होती है, क्योंकि ट्रंप अंकल भी पाकिस्तान का साइड लेते हैं और ये जो एयरक्राफ्ट बीइंग शॉट डाउन उसकी बार बार बात करते हैं और कैसे उन्होंने सीज फायर कराया उसकी बात करते हैं। दुनिया को और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को मुनीर ये बात प्रोजेक्ट करते हैं कि वही है, उनकी आर्मी है जो देश की रखवाली कर सकता है। सिंदूर के बाद रातों रात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रातों रात पाकिस्तान आर्मी की छवि देश में बदल जाती है और अब कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब देश ही खतरे में है तो फिर कौन सवाल उठाएगा आखिर आर्मी से। बस फिर क्या था, आसिम मुनीर ने भी बोला, क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत। इज्जत मिली सरकार से मिली, इज्जत सरकार से छीन लिया, खुद के लिए प्रमोशन ले लिया, बन गए 5 स्टार ऑफिसर फील्ड मार्शल मुनीर। देश के लोगों के सेंटिमेंट्स रिक्लेम करने के बाद बारी आई बाकी दुनिया से वैलिडेशन लेने की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, आसिम मुनीर आजकल आपको हर इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रिप पर दिखेंगे, चाहे वो यूएस हो, सऊदी अरेबिया हो। शहबाज शरीफ के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ क्लोज डोर मीटिंग हो तो वो है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिलना हो तो वो है, या फिर इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी से मिल रहे हो, हर जगह मुनीर आपको दिखेंगे। पहले भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स अरब लीडर से मिला करते थे, लेकिन मुनीर के मीटिंग्स का रेंज और फ्रीक्वेंसी देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि पॉलिटिक्स ही नहीं, पाकिस्तानी डिप्लोमेसी में भी कितना ज्यादा इंफ्लुएंस आ चुका है पाकिस्तानी मिलिट्री का, और कैसे पाकिस्तान के लोग इसे एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। तो पाकिस्तानी मिलिट्री आज ओपनली सिविलियन लीडरशिप के ऊपर ऑपरेट कर रही है। पहले जो काम छुप छाप के पीछे से, पर्दे के पीछे से होता था, अब वो ओपन में हो रहा है। एक आदमी या इंस्टीट्यूशन के विल के आगे आज देश के सारे इंस्टीट्यूशन, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। यही बात दुनिया और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों को याद रखनी होगी। पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने तरफ खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने को तो एक पीडोफाइल आज अमेरिका का मोस्ट पॉपुलर राष्ट्रपति बनकर भी बैठा हुआ है। जस्ट बिकॉज किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के पास इतना पब्लिक सपोर्ट अगर जमा हो जाता है, उसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करो। खतरे में है का मॉडल इस्तेमाल करके ओपिनियन आपने अपने तरफ कर लिया, लेकिन दिक्कत तब बनती है जब आप इस सपोर्ट बेस का गलत इस्तेमाल करके देश के कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश करते हो। और यही हम देख रहे हैं बहुत जगह पर, जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। 3 साल पहले इजराइल में भी होने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एक एक्टिव सिटीजनरी वहां के जुडिशियल ओवरहॉल के खिलाफ महीनों तक लगातार प्रोटेस्ट करती रही, सरकार को पीछे हटना पड़ा। इंडिया में भी यही दिखा फार्मर प्रोटेस्ट में। इंडिया में जब फार्मर्स ने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया तो फाइनली सरकार को पीछे हटना पड़ा, एक्टिव सिटीजनरी जीती। आज दुनिया भर में हम नई किस्म की डिक्टेटरशिप देख रहे हैं, लीगल डिक्टेटरशिप। आसिम मुनीर चाहते तो बंदूक के नोक पर भी पाकिस्तान पर राज कर पाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लीगली करना और बेटर होता है। दूसरे देशों को पाकिस्तान को देखकर यह सबक लेनी होगी। अगर समय रहते सवाल नहीं पूछा, लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाया, तो फिर दशकों की, जनरेशंस की जो मेहनत है डेमोक्रेसी लाने की, वो डिक्टेटरशिप में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के दम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर, अमेंडमेंट्स के थ्रू हो सकता है, और उसे रीसेट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक्स टू प्रोटीन एक्स डायबिटीज केयर फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। देखो, डेमोक्रेसी का हेल्थ मेंटेन करना है, आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है। और अगर आपको अपना फ्री बीटो कर्व ग्लूकोमीटर क्लेम करना है, एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि ये लिमिटेड समय के लिए है, नीचे लिंक का उपयोग करो। इससे आप कभी भी कहीं भी अपना शुगर इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।